अपना खाना देखकर सोचता है कि आज पूरे दिन के खाने में उसे बिल्कुल भी प्रोटीन नहीं मिला। वो इस फैमिली की हेल्प कैसे कर सकता है? इस फैमिली में तो कोई काम भी नहीं कर रहा, लेकिन सर्जरी करना बहुत ही अर्जेंट है। वो ब्लैकस्मिथ से सर्जिकल ब्लेड बनवा सकता है। अगर ठीक से नहीं तो कम से कम काम चल जाए वैसी कॉपी तो बन ही जाएगी। ब्लड ग्रुप को वो सिंपल टेस्ट करके पता लगा सकता है। लेकिन असली प्रॉब्लम है एनेस्थीसिया। इस ईरा में एनेस्थीसिया कैसे बनेगा? काफी सोचने के बाद भी उसके दिमाग में ऐसी कोई हर्बल मेडिसिन नहीं आ रही जिसे एनेस्थीसिया की जगह यूज किया जा सके। और ऊपर से यहाँ की नीडल्स भी नसों के जितनी बड़ी है। पतली नीडल पाना भी काफी मुश्किल होगा। ये सब सोचते हुए वो काफी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। उसे सर्जरी करने के लिए एक असिस्टेंट भी चाहिए होगा। अब इस ईरा में जहाँ लोग पेट खोलने की बात सुनकर ही डर जाते हैं, क्या उसे ऐसा बंदा मिलना पॉसिबल भी है? इन सारी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते हुए वो खड़ा हो गया। उसने सबसे पहले सर्जरी के लिए एक नाइफ बनवाने का सोचा। इसके लिए उसे पैसे चाहिए होंगे। ड्रॉअर खोलते ही उसे पैसे के कुछ मॉडर्न नोट्स दिखे। वो फिर से उस सिस्टम या एंजल जो भी हो उसे कोसते हुए कहने लगा कि अगर उसे इस जनरेशन में भेजना ही था तो कम से कम इस जगह के पैसे भी तो देता। फिर मुस्कुराते हुए वो पैसे के बारे में सोचता है। वो भागते हुए अपने बड़े भाई के पास पहुंच गया। बेशर्मों की तरह हंसते हुए वो उससे पैसे मांगने लगा। वो मन ही मन कहने लगा कि यही तो फैमिली होने का फायदा होता है। पैसे लेकर वो शहर के मार्केट में जा पहुंचा। वो यहाँ पर इतने सारे लोग देखकर सरप्राइज हो जाता है। उसे वहाँ बहुत सारी अलग अलग चीजों की स्टोर्स दिखती है, लेकिन काफी घूमने पर भी उसे कहीं डंपलिंग की स्टोर नहीं दिखाई देती। वो सोचने लगा कि वो चाइना में ही है ना। उसने जाकर एक लेडी से डंपलिंग के बारे में पूछा तो वो पूछने लगी कि डंपलिंग क्या होता है। उसने एक दूसरे स्टोर पे जांच की तो वो आदमी भी कहने लगा कि उसने डंपलिंग के बारे में कभी नहीं सुना। उन लोगों की बातें सुनकर वोनवा को अजीब फील होता है, क्योंकि डंपलिंग तो चाइना का ट्रेडिशनल खाना है। उसकी खोज वॉर में मरे लोगों को ट्रिब्यूट देने के लिए हुई थी। उसने कंक्लूड किया कि शायद इस ईरा में अब तक डंपलिंग की खोज नहीं हुई। वो अफसोस जताते हुए कहने लगा कि तभी इस बॉडी के पास डंपलिंग खाने की मेमोरी नहीं है। वो अपने प्यारे डंपलिंग को याद करते हुए कहता है कि उसे थोड़ा मीट खाना है, क्योंकि जब से वो यहाँ आया था उसने बस सब्जियां ही खाई थी। उसके प्रोटीन्स का क्या होगा? ऐसे ही घूमते हुए वो एक बड़ी सी स्टोर के बाहर आ खड़ा हुआ। उसे देख वो सोचने लगा कि क्या ये एक क्लिनिक है? स्टोर के अंदर जाते हुए उसने पूछा कि क्या कोई है यहाँ? वहां रखे हर्ब्स को देखकर वो सोचता है कि यहाँ आते हुए उसने रास्ते में ब्लैकस्मिथ से सर्जरी नाइफ बनवाने की रिक्वेस्ट कर दी है, तो अब बस एनेस्थीसिया की ही प्रॉब्लम बची है। वो स्टोर ओनर से एक ऐसी हर्बल मेडिसिन मांगने लगा जो कि थोड़ी देर के लिए किसी को पैरालाइज कर सके और बाद में नॉर्मल हो जाए। ओनर उसे बताता है कि पॉइजन को थोड़े डोज में लेकर बॉडी को कुछ देर तक पैरालाइज किया जा सकता है। वो बाद में नॉर्मल भी हो जाएगा, लेकिन उसको अगर केयरफुली यूज ना किया जाए तो वो काफी डेंजरस हो सकता है। इसीलिए वो लोग ऐसे पॉइजनस वीड्स अपने क्लिनिक में नहीं रखते। उसने आगे वनवा से पूछा कि उसे ऐसे पॉइजनस वीड्स क्यों चाहिए। वनवा ने कहा कि उसे उनकी थोड़ी जरूरत है। तभी वहीं पीछे बैठा एक आदमी पूछने लगा कि अगर वो ऐसे पॉइजनस वीड्स ला कर दे तो वो उसे कितने पैसे दे सकता है। वोनवा सोचता है कि उसे अगर उन वीड्स के साइड इफेक्ट्स जानने हो तो उसे बहुत सारी हर्बल मेडिसिन के साथ इनफ एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे, और इन एक्सपेरिमेंट्स के लिए उसे काफी सारे चूहे भी चाहिए होंगे। इसीलिए फिलहाल उसे प्राइस कम रख के पहले उन हर्बल मेडिसिन के बारे में जान लेना चाहिए, और बाद में वो डिसाइड कर सकता है कि वो उन्हें खरीदेगा या माउंटेन्स पे जाकर खुद से लाएगा। वो उस आदमी को बताता है कि उसे ज्यादा हर्ब्स नहीं चाहिए, पर उसे अलग अलग वैरायटीज के चाहिए। अगर वो डिफरेंट टाइप्स के पॉइजनस वीड्स ला सके तो वो हर 3 रूट्स के बदले में उसे एक कॉइन देगा। उस आदमी ने कहा कि उसके लिए 3 रूट्स के बदले में एक कॉइन काफी कम है। वोनवा ने कहा कि तो फिर 2.5 रूट्स के बदले एक कॉइन। अगर इससे ज्यादा महंगा होगा तो फिर वो खुद जाकर ले आएगा। उस आदमी ने कहा कि वोनवा काफी कंजूसी कर रहा है, लेकिन वो इसके लिए तैयार है। वो अगले दिन माउंटेन पे जाएगा और 2 दिन बाद उसके पास वीड्स लेकर आएगा। वोनवा भी इसके लिए तैयार हो गया। वहां पर अपना काम निपटाकर वापस जाते हुए वनवा ने सोचा कि स्टोर ओनर के कहे मुताबिक वो डिसइंफेक्टेंट के लिए हार्ड अल्कोहल का यूज कर सकता है। इसलिए वो उसे लेने रात को टैवर्न पे जाएगा। अब बस उसे एनेस्थेटिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए चूहे ढूंढने हैं। इसके लिए वो चलते हुए चाओ काउंटी के सबर्ब एरिया में पहुंच गया। ये जमीन खेती के लिए सूटेबल नहीं है, और यहाँ रहने वाले लो क्लास के लोग खाना और सोना गंदी जगहों पे करते हैं। नॉर्मली कहा जाए तो ये एक स्लम एरिया है। वोनवा को इस बॉडी की मेमोरी से पता चला था कि यहाँ रहने वाले लोग काफी बार चूहे, मेंढक और सांप खाते रहते हैं। उसे वहाँ पड़ी गंदगी से काफी गंदी स्मेल आ रही थी। वो अपनी नाक दबाकर चलते हुए सोचता है कि ये जगह है ही ऐसी जहाँ लोग भूख से मरते हो। इसमें और ग्रुप बनाकर रह रहे भिखारियों में कोई अंतर नहीं है। वोनवा को इस जगह के हालात उसने जितना सोचा था उससे भी बदतर लगते हैं। तभी किसी चीज ने उसका ध्यान खींचा। वहां पर काफी सारे लोग भीड़ लगाकर परेशान एक्सप्रेशंस के साथ कुछ देख रहे थे। वनहुआ ने सोचा कि आखिर वहां चल क्या रहा है। वो उन लोगों की भीड़ में से आगे जाने लगा।
जब उसने आगे पहुंचकर देखा तो वहां कोई दर्द से चीख रहा था। उसने तेज कदमों से वहां बैठे आदमी की तरफ जाते हुए पूछा कि यहाँ हुआ क्या है। एक बंदे ने बताया कि वो आदमी फ्रूट्स तोड़ते वक्त पेड़ से गिर गया, पर ऐसा लगता है कि उसका पैर टूट चुका है। उसने वनहुआ से पूछा कि लेकिन वो कौन है। वनहुआ ने बताया कि वो एक फिजिशियन है और बस यहाँ से गुजर रहा था। उसने पूछा कि क्या वो उस आदमी को देख सकता है। वो बंदा हाँ में जवाब देते हुए उसे वहां बैठने को कहता है। वनहुआ ने उस आदमी के पैर पे हाथ रखा तो वो दर्द से चीख उठा। वोनवा ने सोचा कि शायद उसकी हड्डी टूट चुकी है, लेकिन उसके पास फ्रैक्चर का एग्जैक्ट स्पॉट पता लगाने का कोई तरीका नहीं है। अगर हड्डी टूट गई और उससे उसके मसल फट गए तो उसे उसको भी स्टिच करना पड़ेगा। लेकिन क्या वो बिना किसी टूल्स और टेक्नोलॉजी के इसे ट्रीट कर पाएगा? और कोई तरीका ना पाकर उसने सबसे पहले घाव से बहता खून रोकने के लिए उस पे कपड़ा बांधकर लकड़ी से टाइट कर दिया। फिर वो घाव पे थोड़ा प्रेशर देकर उसे चेक करने लगा। इससे वो आदमी दर्द से चीख उठा। वनहुआ ने सोचा कि उसकी ब्लड वेसल्स बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसकी हड्डी पक्का टूट गई है। लेकिन अब जबकि वो फ्रैक्चर कहाँ लगा है ये पता नहीं लगा सकता, और इससे उसके मसल फट सकते हैं, तो वो अभी के लिए उस हिस्से को स्टिच कर देगा। लेकिन इस काम की पॉसिबिलिटी पे सवाल उठाते हुए वो उस आदमी को देखने लगा। उसका बच्चा और बीवी वहीं बैठकर काफी परेशान दिख रहे थे। उन्हें देखकर वनहुआ ने गहरी सांस ली और कहा कि ये करने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं है। वो अपने पीछे खड़े आदमी से थोड़ा बर्फ वाला पानी, क्लीन टॉवल और कुछ कपड़े लाने के लिए रिक्वेस्ट करता है। एक बंदा पूछने लगा कि ये बर्फ क्या होता है। दूसरा बंदा कहने लगा कि अभी तो विंटर शुरू भी नहीं हुआ, तो आइस वाटर कहाँ से मिलेगा। वोनहुआ को अपनी सिचुएशन का अंदाजा हुआ, क्योंकि इस ईरा में तो फ्रिज था ही नहीं, और ऊपर से ये एक स्लम एरिया है, इसलिए उसे ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। उसने कहा कि तो फिर कुछ ठंडा पानी ही ला दो। उस आदमी के बच्चे ने उससे पूछा कि क्या कुएं का पानी चलेगा। वोनहुआ ने कहा कि हाँ चलेगा, लेकिन थोड़ा जल्दी, और साथ ही उनके पैर पर लगाने के लिए कुछ लकड़ी भी लेते आना। वो लड़का जल्दी आने का बोलकर तुरंत वहां से दौड़कर जाने लगा। वोनहुआ भी उसे थैंक यू कहता है। थोड़ी देर बाद जब खून निकलना बंद हो गया तो वोनहुआ ने पट्टी खोलकर उसे अच्छे से देखने का सोचा। उसका पैर काफी सूज चुका था, जिसे देखकर उसने कंक्लूड किया कि टूटी हुई हड्डी से पक्का उसके मसल्स फट गए हैं। वो सूजी हुई जगह देखकर फ्रैक्चर का पता लगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी कुछ देखकर वो दंग रह गया। उसको उस आदमी की हड्डी दिखाई देने लगी। उसे उसका टूटा हुआ हिस्सा भी दिखाई दे रहा था। इससे सरप्राइज्ड होकर वो सोचने लगा कि ये तो एक्सरे की तरह है। क्या ये कोई मैजिकल विजन है, या बहुत सारे प्रोस्थेटिक देखने की वजह से उसे इल्यूजन हो रहा है। तभी वो विजन गायब होने लगा। ये देखकर वो जल्दी से उस बंदे का इलाज करने की सोचता है। उसने पीछे खड़े बंदों से कहा कि उसे टूटी हुई हड्डी ठीक करनी है, इसलिए प्लीज इस आदमी को पकड़ो ताकि ये हिले ना। कुछ लोगों ने आकर उस आदमी को पकड़ लिया और वनहुआ उसकी हड्डी ठीक करने लगा। वो शुक्र मनाता है कि उसने उस विजन के खत्म होने से पहले ही हड्डी को वापस से फिट कर दिया। वो सोचता है कि शायद रीइंकारनेशन होने के बाद उसे कुछ एबिलिटी मिली है, लेकिन वो कुछ ज्यादा अच्छा भी दे सकते थे। खैर, ये उस मॉडर्न जमाने के यूजलेस पैसों से तो बेहतर ही है। तभी पीछे से वो बच्चा पानी लेकर आ गया। वनहुआ के पास जाते हुए उसने पूछा कि क्या उसके पापा ठीक हैं। वनहुआ ने कहा कि हाँ, वो ठीक है। फिलहाल के लिए वो बस दर्द की वजह से बेहोश हो गए हैं और थोड़ी ही देर में जाग जाएंगे। उसने नीडल निकालते हुए सोचा कि अच्छा हुआ कि ये बेहोश हो गया। फिर वो उस